कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें डिस्कस करना है सेकंड पार्ट। जल्दी से आप लोग देखना, मैं डेटा लिख रहा हूं और डेटा लिख के फिर आप लोग चेक करिएगा। तो हमें एक ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर में कल हमने जो क्वेश्चन किया था ना वही है ये, बस इसमें अब सेकंड पार्ट है इसका, पेज 239 पे। तो क्या डेटा लिखा है? चार वेरिएबल इस साइड होते हैं, चार वेरिएबल इस साइड होते हैं। कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल आएगा ट्रांसफॉर्मर का, जस्ट कीप इन माइंड कि देयर विल बी फोर वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। प्राइमरी की वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, प्राइमरी में पावर कॉल्ड एज इनपुट पावर, और यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ये चार वेरिएबल इस साइड के चार वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, वोल्टेज इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी, और पावर इन द सेकेंडरी यानी आउटपुट पावर। तो चार वेरिएबल्स यहाँ हैं, चार वेरिएबल्स। इसके अलावा अगर एफिशिएंसी दे रखी हो, जो कि इस पार्ट में दी हुई है, तो मैं एफिशिएंसी को यहाँ बीच में लिख लेता हूँ 0.75। 75% है, इसका मतलब एफिशिएंसी इज हाउ मच? 0.7। अब गिवन डेटा लिख लो, हो जाएगा। और के भी अगर दिया हो तो के भी यहाँ। The primary coil of an ideal step-up transformer has 100 turns. Transformation ratio is also 100. Input voltage and power are 220 volt and 1100 watt. ये दिया हुआ है। और इसका पार्ट बी कर रहे हैं। Repeat the above question if the efficiency of the transformer is 75%. तो 75% efficiency वाला कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अब जरा रिकॉल करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का के दो फॉर्मूले थे, कल मैंने बताया था, कल वाला रिकॉर्डिंग भी शेयर करा हुआ है। दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला था Vs बाई Vp इज Ns बाई Np इक्वल टू K। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला था एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एंड आउटपुट पावर कितनी होगी? आउटपुट में पावर कितनी होगी? V इंटू आई, यानी Vs Is। और इनपुट में पावर कितनी होगी? V इंटू आई, Vpi। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म। दीज आर द टू रिजल्ट्स फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। कोई भी बेटा न्यूमेरिकल अगर आ गया ट्रांसफॉर्मर पे, कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, प्लीज ध्यान दो, तो यही दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है ना? तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। मैंने गिवन डेटा यहाँ पे सर्कल कर लिया। ये जो ब्लैक कलर में सर्कल्ड है ये गिवन। तो अब देखो, इस साइड ये नहीं दिया, ये मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा पावर का, इनपुट में VPI 1100 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। तो यहां से आईपी निकल आया 5। जो चीज मैंने फाइंड आउट करी है क्वेश्चन में वो मैंने रेड कलर में। ठीक है ना? अब इस साइड एनएस कैसे निकालेंगे, वीएस कैसे निकालेंगे? एनएस निकालने के लिए ये वाला लॉजिक, एनएस बाय एनपी इक्वल टू के। एनपी दे रखा है, तो एनएस बाय एनपी है 100, और के भी दे रखा है 100। तो एनएस आ गया 10,000। अब सेम यहाँ पे यूज करिए, एनएस बाय एनपी इक्वल टू के की जगह वीएस बाय वीपी इक्वल टू वीएस बाय 220 इक्वल टू के यानी 100। देखो समझ आ रहा होगा। तो वीएस आ गया 22,000। फर्क एफिशिएंसी से इन आंसर्स पे नहीं पड़ेगा। आप रियलाइज करिए, जो मैंने आइडियल वाला कराया था, आइडियल वाला, उसमें भी ये तो वही आंसर आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में एफिशिएंसी तो से कोई लेना देना ही नहीं है। एफिशिएंसी चाहे कुछ कुछ भी दे रखी हो, इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों पे। तो एफिशिएंसी अगर दे रखी होगी तो सिर्फ किस चीज पे फर्क पड़ेगा? एफिशिएंसी दे रखी होगी तो यहां फर्क, यानी करंट पे और पावर पे। बस ये दो चीजें हैं जो एफिशिएंसी से बन रही।
ये वाली चीजें तो चाहे एफिशिएंसी 100% हो, चाहे 70% हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो सेम। तो ये रिजल्ट तो मेरे पार्ट ए में भी यही आए थे, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स मेरे पार्ट ए में भी सेम। अब अब इसके बाद अब मैं करंट निकालने की कोशिश करूंगा। करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ये देखो, एफिशिएंसी इस बार मेरे को गिवन है 0.75। तो 0.75 इज इक्वल टू पी आउट बाय पी इन। पी इन कितना है? 11। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता देगा क्या कि पी आउट कितना आया है? कैन एनीबॉडी टेल मी? टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए पी आउट कितना आ रहा है यहां से। कैलकुलेट करो प्लीज, कोई जना मुझे बता दो। ठीक है, थैंक यू। ये भी कुछ बच्चे सही नहीं बता रहे, ये भी कुछ लोग सही से नहीं बता रहे हैं। पी आउट आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 825। ठीक है ना, 825, हाँ ठीक, 820। और अब देखो, पी आउट और पी इन, पी आउट और पी इन सेम नहीं आ रहा। इनपुट में जो एनर्जी थी, 1 सेकंड में मैं ट्रांसफार्मर को एनर्जी दे रहा हूं 1100 वॉट, और मेरे को ट्रांसफार्मर से वापस मिल रहा है 825। इस बार ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखिए इसके साथ, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे एरो लिखो, बनाओ, यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है। असली में होता है, ट्रांसफार्मर में असली में पावर का लॉस होता है। अभी बताएंगे आपको, मैंने फोटो भी शेयर करी थी, दिखाएंगे भी ट्रांसफार्मर और उसमें लॉस क्यों होता है, आज डिस्कस करें। तो व्हाट इज द पावर लॉस? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द पावर लॉस? इनपुट में आपने 1100 वॉट एनर्जी दी। वॉट का क्या मतलब होता है? एनर्जी 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में मैंने 1100 वॉट ऑफ एनर्जी दिया। आउटपुट में जो एनर्जी है वो सिर्फ 825 वॉट है। कितना पावर का लॉस हो रहा है? कैन यू टेल मी? पावर लॉस इज 275 वॉट। 1100 वॉट में से सिर्फ बचा 825 वॉट, तो 275 वॉट का पावर लॉस। ठीक है ना। अब आईएस कैसे निकालूं? वो भी यहीं से निकलेगा, पावर का फॉर्मूला लगा दो, बीएस। यहाँ पे आउटपुट की साइड पावर का फॉर्मूला लगाइए। पावर का फॉर्मूला मैं इस साइड अप्लाई करूंगा आउटपुट में। आई अप्लाई द फॉर्मूला आउटपुट पावर, पावर इज वी आई, यानी वी एस इंटू आई एस। तो 825 इज इक्वल टू 22,000 इंटू आई एस। फिर से मुश्किल कैलकुलेशन है, कोई जरा बताओ। इसमें आप आइडियल वाला लॉजिक नहीं लगे। इसमें एक बच्चा पता है क्या कहता है? एक बच्चा कहता है वोल्टेज, सुनो, वोल्टेज 100 टाइम्स बढ़ गई तो करंट 100 टाइम्स कम हो गया होगा। वो ठीक है, वो पर वो आइडियल के लिए। इसमें वोल्टेज बढ़ तो रही है, करंट पे असर उल्टा पड़ेगा, करंट कम होगा, पर वो सेम फैक्टर नहीं है। वोल्टेज आपकी कितने गुना हो रही है? 100 टाइम्स। करंट कम होगा, करंट ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि एक चीज बढ़ी है तो दूसरी कम होगी, पर वो 100 टाइम्स नहीं होगा, वो फैक्टर अलग होगा। कल मैंने बताया था ना आपको, एक लाइन लिखवाई थी, वॉट एवर वी गेन इन वोल्टेज वी लूज इन करेंट। यहाँ याद होगा आपको, लेक्चर में मैंने यहाँ नीचे की तरफ लिखा हुआ था। तो यहाँ वो फैक्टर सेम नहीं होगा। अगर करंट, अगर वोल्टेज 100 गुना बढ़ी है तो करंट 100 गुना नहीं, उस फैक्टर अलग हो, पर इफेक्ट उल्टा हो। अगर ये बढ़ा है तो करंट कम। तो आपको मैंने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूले से आपने आउटपुट पावर निकाल लिया एफिशिएंसी को यूज करके। अब आउटपुट पावर को V इंटू आई। तो यहां से कई बच्चे मेरे को आंसर बता रहे हैं, लेट मी सी, 0.0375। 0.0375, ये देखिए,
तो अगर ये आपका पेज 239 पे दोनों पार्ट्स आपने कर लिए तो आपको ट्रांसफॉर्मर समझ में आ गया। दिखा भी देते हैं, देखो क्लास में और अच्छा दिखेगा, पर दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर। ज्यादा बड़ा नहीं होता, बड़े भी होते हैं, बहुत साइज के होते हैं, छोटे इससे लेकर जितनी बड़ी कार होती है उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर भी होता है। पर ये हमारे घर में यूज होता है। इसमें आप देख रहे हैं ये कॉइल है, ये जो ब्राउन कलर है कॉपर का कॉइल है। एक इस साइड जो है ये प्राइमरी है, और इस साइड जो है दूसरी साइड जो है वो सेकेंडरी है। इस तरफ प्राइमरी और दूसरी तरफ सेकेंडरी, ठीक है ना। और ये लोहे का फ्रेम है, आयरन का फ्रेम, ठीक है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफार्मर को। इन रियलिटी बेटा, इन रियलिटी ट्रांसफॉर्मर कभी भी आइडियल होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर। तो लिखते हैं हेडिंग, ट्रांसफॉर्मर के ही कंस्ट्रक्शन वर्किंग में आएगा ये। देखो, रीजंस फॉर एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर, रीजंस फॉर एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए, फिगर बनाते हैं। ये हमारा आयरन का फ्रेम, ये हमारा आयरन का फ्रेम। इस साइड हमने एक सोलिनॉइड, एक कॉइल आप कह सकते हो बनाया है, ये प्राइमरी कॉइल है। और दूसरी साइड भी एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स अलग होंगे। सारा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है तो ये वोल्टेज को कम कर दे। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा होता। अच्छा अब जरा देखो, इनपुट में मैंने इसको अपने घर के सॉकेट में ज्वाइन, मान लीजिए मैंने सॉकेट में ज्वाइन, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज। और यहाँ पे मैं इसको आउटपुट में मान लो अपने मोबाइल फोन में ज्वाइन। तो इनपुट में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और आउटपुट में ये जो वोल्टेज देगा ये लेट अस से 6 वोल्ट, ठीक है ना, ये 6 वोल्ट। और एक चीज का आपको और ध्यान देना, ये तो है ही, इसके अलावा एक और भी होता है रियल लाइफ में। आउटपुट में आपका जो मोबाइल फोन है इसको एसी सप्लाई नहीं चाहिए होता। मोबाइल फोन के चार्जिंग के लिए मैंने आपको बताया था इट रिक्वायर्स डीसी। तो इसके आगे एक चीज और लगती है, पहले तो आप इस 220 वोल्ट को कम करके 6 वोल्ट पे ले जाते हो, फिर उसको डीसी में भी कन्वर्ट करते हैं, वो अलग चीज है, बात की बात है, उसको अभी छोड़ देते हैं, कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन 220 वोल्ट से 6 वोल्ट पे स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो दिस साइड इज कॉल्ड एज आउटपुट साइड। हम पेपर में ये फोन वोन नहीं बनाएंगे, पेपर में हम सिर्फ आउटपुट लिखेंगे। और इनपुट में भी ये ऐसा सॉकेट मत बना देना, इनपुट में आप एक एसी सोर्स शो, ठीक है ना, कोई वैल्यू की भी। अच्छा अब देखिए रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, क्यों एनर्जी का लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है। चलो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम, प्राइमरी में जब करंट फ्लो करता है तो ये कॉइल, ये सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वी नो दैट अ सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन फ्रेम के थ्रू होते हुए सेकेंडरी में जाती है ना। सेकेंडरी में भी मैंने बताया था उतनी ही लाइनें जाएंगी जितनी प्राइमरी में, और फिर यहां से ये गोल घूम के क्लोज लूप बनाने के लिए वापस।
ठीक है, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में है उतना फ्लक्स सेकेंडरी में भी जा रहा है। ठीक है ना, उतना फ्लक्स सेकेंडरी में भी जा रहा है। अब एनर्जी का लॉस क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस? तो पहला एनर्जी का लॉस, इट इज अ टर्म कॉल्ड एज कॉपर लॉस। पहला रीजन लिखेंगे एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, इट इज कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस सुन के ऐसा ना समझना कि कॉपर का लॉस हो। कॉपर लॉस का ये मतलब नहीं है बेटा कि कॉपर का लॉस हो रहा है। कॉपर लॉस का मतलब है कॉपर के अंदर होने वाला हीट लॉस। ये जो तार है, ये जो वायर्स हैं, ये सब कॉपर के बने हैं। ये जो मैंने आपको दिखाए प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, ऑल दीज आर मेड ऑफ कॉपर। ये जो तार है, कॉपर कितना अच्छा भी कंडक्टर क्यों ना हो, कॉपर इटसेल्फ विल हैव एटलीस्ट सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। हम कॉपर की रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते थे, पर यहां पर सोचो, यहां पर मेरे पास कितना लंबा वायर होगा। थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स मैंने यहां दे रखे हैं, इधर भी मैंने बहुत सारे टर्न्स दे रखे हैं। ये वायर कितना लंबा होगा। कॉपर कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, कॉपर हैज सम रेजिस्टेंस, सम कोलिजन्स। तो रियल लाइफ में मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो जब करंट इस वायर में फ्लो करेगा, ये कॉइल, प्राइमरी कॉइल गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपर है। कॉपर हालांकि गुड कंडक्टर है, पर कुछ तो कोलिजन कॉपर में होंगे। तो some resistance, some collision, so there is some heat loss in the copper wire. कोई कहता है कॉपर वायर, कौन सा कॉपर वायर? अरे ये पूरे कॉइल्स जो हैं ये कॉपर वायर के ही तो बने हैं। फिर से देखो, ये जो कॉइल है ये पूरा प्राइमरी सेकेंडरी, ये ब्राउन कलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ कॉपर कॉइल, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। कॉपर में जो हीट लॉस होगा इस साइड भी तो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आईएस, यहाँ करंट था आईपी, तो इसमें भी तो, इसकी भी तो कुछ रेजिस्टेंस है। तो लिख लीजिए, पहला रीजन है एनर्जी लॉस का कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का मतलब हीट लॉस इन कॉपर। किस वजह से हो रही है? ये कोलिजन की वजह से। कॉपर वायर में जब करंट फ्लो करेगा दोनों साइड, प्राइमरी में करंट फ्लो करा, प्राइमरी के करंट के चेंज होने से सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो गया, सेकेंडरी में भी करंट फ्लो करा। एक चीज आप रियलाइज कर रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में टच नहीं होते, म्यूचुअल इंडक्शन है ये फिनोमेना। प्राइमरी में जब करंट चेंज करता है, प्राइमरी में जब करंट चेंज करता है, सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहा है और करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लो, दोनों कॉपर के बने हैं, तो कॉपर में भी कुछ हीट लॉस होता है। दूसरा लिख, सेकेंड इज एडी करंट लॉस। अब याद करो बेटा, एडी करंट कहां से आ गए? एडी करंट हमने पढ़ा था, एडी करंट लॉस क्यों आ रहा है किसके अंदर? एडी करंट हम रिकॉल करते हैं, यहां लिख लेते हैं। एडी करंट क्यों आते हैं, कब आते हैं? जब फ्लक्स चेंज होता है, किसमें? किसी बल्क या सॉलिड कंडक्टर। जब किसी बल्क या सॉलिड कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके अंदर इस शेप के करंट फ्लो करते हैं, एडी की तरह। यहाँ कोई बल्क कंडक्टर है? हाँ है, देखो कौन है। ये आयरन का फ्रेम ही बल्क कंडक्टर है पूरा। ये जो लोहे का स्क्वायर फ्रेम है, ये एक बल्क कंडक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन के अंदर से होके ही तो जा रही है। तो ये आपका 3D में देखेंगे, 3D में होगा ना, ये ऐसे मोटा होगा, ये देखो। तो ये जो आयरन फ्रेम है, इसका भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स इसके थ्रू ही तो होके सेकेंडरी में जाएगा। अब मुझे बताओ, इनपुट में अगर प्राइमरी में करंट चेंज होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगी, 3 की जगह 4 हो जाएंगी, 4 की जगह 5 हो जाएंगी। पर वो उसमें जाने से पहले आयरन फ्रेम में से तो जाएंगी, तो इस आयरन फ्रेम का भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर सपोज करो मैं एक लाइन और दिखाऊं, एक और लाइन आ गई,
तो ये आयरन फ्रेम का भी तो फ्लक्स बढ़ गया। तो क्या होगा, इस आयरन फ्रेम के अंदर करंट फ्लो करेगा, और ये करंट क्या कहलाएंगे, एडी करंट कहलाएंगे। और हमें पता है एडी करंट जो है वो आते हैं फ्लक्स चेंज। तो ये किसके अंदर आए हैं, ये आए हैं आयरन फ्रेम। क्यों आए हैं, क्योंकि आयरन फ्रेम का फ्लक्स चेंज है। और एडी करंट जब भी आते हैं ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आयरन फ्रेम भी गर्म हो जाए। इसको एडी करंट लॉस, या आप बोल सकते हो आयरन लॉस। हालांकि अच्छा नाम नहीं है आयरन लॉस, पर आयरन लॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आयरन के अंदर ये हीट प्रोड्यूस। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे, कॉपर लॉस, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कॉपर वायर में हुई थी, ये वाली हीट प्रोड्यूस आयरन फ्रेम में हुई। और इसको रिड्यूस भी करा जा सकता है। इस हीट प्रोड्यूस को रिड्यूस करने का एक तरीका हमने आपको चैप्टर 6 में पढ़ाया था, कोई बताएगा, लेट मी सी। एडी करंट को कम करने का, एडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस को कम करने का एक तरीका बताया था चैप्टर 6 में। तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज लैमिनेशन, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज लैमिनेशन। लैमिनेशन से हम हीट प्रोड्यूस को कम कर सकते हैं। कोई कहता है क्या होता है, हमें तो याद नहीं, चलो दिखाएंगे अभी। लैमिनेशन का मतलब होता है, आप अपने आयरन फ्रेम को पूरा सॉलिड मत रखो, पूरा सॉलिड मत रखो। देखिए बेटा, अगर मेरे पास एक पूरा सॉलिड होगा, सपोज कोई चीज सॉलिड है, तो इसमें एडी करंट बहुत आसानी से फ्लो करता है। पर अगर मैं इसको बीच बीच में स्लिट्स कट कर, ये देखो, अगर मैंने ऐसे कट कर, अब क्या होगा, अब एडी करंट बीच में से फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीच में गैप आ। थोड़ा सा भी गैप अगर आप ले आते हो मटेरियल में, मैंने उस टाइम बताया था, जैसे कि सपोज करिए मेरा हैंड है, ये सॉलिड है, मैं इसको बीच बीच में से ऐसे गैप कर दिया, अब क्या होगा, अब एडी करंट ऐसे फ्लो नहीं कर। अगर ये पूरा सॉलिड होता तो एडी करंट यहाँ पे आसानी से पूरे मटेरियल में बहुत ज्यादा एडी करंट फ्लो। पर लैमिनेशन करने का मतलब क्या है, ये कॉपी का लैमिनेशन वाला लैमिनेशन नहीं है। लैमिनेशन का मतलब है यहाँ बीच बीच में हमने स्लिट्स कट कर दी, और हल्का सा बीच में मैंने गम लगा दिया। जो गम होती है वो एक इंसुलेटर होती है, अब करंट ऐसे निकल नहीं पाएगा इससे, तो वो यहीं फंस जाएगा, तो एडी करंट कम हो जाए। तो ऐसा करने से एडी करंट अब इसी में रहेगी, या सिर्फ यहीं रहेगी, या सिर्फ यहाँ रहेगी। तो इसके फ्रेम में हम ऐसे स्लिट्स कट कर देंगे। आई डोंट नो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नहीं देगा, पर इसका जो लोहे का फ्रेम है, आप फोटो में देखिएगा जो मैंने ग्रुप पे शेयर करी है, इसमें आपको बीच में दिखेगा लाइंस कट हुई। ये जो आयरन का फ्रेम है, ये पूरा सॉलिड नहीं है, इसमें बीच बीच में लाइंस कट करी हुई। तो ये देखो, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, बट क्लास में जब आएंगे तब देखेंगे, तब और अच्छा दिखाई देगा। तो दिस इज लैमिनेशन, लिखो इसके साथ, लैमिनेशन इज डन टू रिड्यूस दिस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं, जल्दी जल्दी करें। अच्छा, अब एक और, हीट प्रोड्यूस होने, देखो कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। तुमने हीट प्रोड्यूस को कम कर दिया, पर तुम उसको खत्म नहीं कर सकते। हीट प्रोड्यूस होगी जरूर, एडी करंट कम हो गए, रिड्यूस हो गए, खत्म नहीं। तीसरा, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज भी एक तरीका होता है जिस वजह से नुकसान होता है। क्या होता है बेटा फ्लक्स लीकेज में, कई बार कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी से निकलकर और आयरन फ्रेम के बाहर निकल, आइडियली इसको आयरन फ्रेम के अंदर अंदर गोल घूम के वहां जाना चाहिए, पर बाय चांस थोड़ा सा क्रैक हो गया मटेरियल यहाँ से कुछ,
डिफेक्ट है, तो ये लाइन बाहर निकल गई और हो सकता है ये इस साइड से घूम के वापस, क्योंकि वापस तो आएगी, क्लोज लूप बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप बनाना है तो वापस तो आएगी, पर इस साइड से वापस। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब प्राइमरी में तो लाइनें ज्यादा हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ लाइन्स कम, इस वजह से भी ये ट्रांसफॉर्मर अब सही काम नहीं कर, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स लीकेज को भी कम करने का या इसको ठीक करने का एक तरीका है, फ्लक्स लीकेज लिखो और आगे लिखो, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अनदर डिजाइन, अनदर बेटर डिजाइन। ट्रांसफॉर्मर का इससे अच्छा एक और डिजाइन, वो आप यूज करो तो उसमें फ्लक्स लीकेज भी कम हो जाए। क्या है वो न्यू डिजाइन? इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ ओल्ड, हालांकि पेपर में ऐसे मत लिखना ओल्ड, ये है भी है पर ये इतना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा एक और डिजाइन होता है, आजकल ट्रांसफॉर्मर उसी पे बना, इसमें आपका फ्रेम ऐसे, जो मैंने आपको दिखाया था ट्रांसफॉर्मर, ये यही वाला है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहां से जो लाइनें जा रही थी कुछ तो इसमें चली गई सेकेंडरी में, पर एक इधर से बाहर निकल गई, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए क्या करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें प्राइमरी कॉइल इसके ऊपर बाउंड सेंटर वाले के, और सेकेंडरी कॉइल फिर उसके ऊपर बाउंड, एक के ऊपर एक बाउंड, एक के ऊपर एक बाउंड। ये ट्रांसफॉर्मर जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये यही वाला डिजाइन, ये यही वाला डिजाइन। इसमें क्या होगा, ये बाहर का आउटर फ्रेम है, एक आयरन का पार्ट बीच में भी होगा, ये वाला डिजाइन। ये आउटर फ्रेम आपको दिख रहा है, आपको बीच वाला ये लिम्ब नहीं दिख रहा, और उसके ऊपर पहले प्राइमरी लपेटा गया होगा, और फिर ये प्राइमरी, और फिर उसी के ऊपर सेकेंडरी लपेट दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी कुछ इस साइड से चली जाएंगी, कुछ इस साइड से चली जाएंगी, पर कहीं से भी जाए वो देखो बेटा, यहाँ पर किसी भी साइड से जाए, देखिए प्लीज ध्यान दो ना, पेपर में फिर कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में ये भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम थी कि कोई इस साइड से चली जाए तो बाहर निकल जाए, पर ये वाला जो है इसमें यहां से जाए चाहे वहां से जाए, ये फ्लक्स लीकेज को रिड्यूस कर, ठीक है ना। तो फ्लक्स लीकेज के साथ बोर्ड में वो पूछ सकता है, डिजाइन बना के दिखाओ, तो ये वाला बना, तो ये नुकसान हो रहा है, इसमें फ्लक्स लीकेज का नुकसान हो रहा है, वो हमने इसमें कम कर। एक और है एनर्जी लॉस का, एक और होता है, तीन तो आपको मैंने समझा दिए, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस और फ्लक्स लीकेज। अब दो और है, ये आपको याद करने हैं। फोर्थ लिखिए, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, पर हिस्टेरेसिस टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, पर ये आप इसको याद करिए, लिखिए, दिस इज द heat loss due to repeated magnetization and demagnetization of the frame या कोर ऑफ द फ्रेम या ऑफ द कोर, ये कोर है। इस फ्रेम में इस आयरन का जो कोर है, ये इसमें जो हीट लॉस होती है, चाहे वो वाला हो चाहे ये वाला हो, ये है तो किसका ही ना, ये तो कोर है, आयरन का बना है, इसमें एक हीट लॉस होता है, दैट हीट लॉस इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस, ठीक है ना।
ये आयरन के अंदर हो रहा है, यहाँ पे ये वाला भी आयरन के अंदर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन आयरन, दिस वन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन आयरन। ये दोनों अलग अलग चीजें, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ये एडी करंट लॉस था, एडी करंट फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आते थे, और ये हिस्टेरेसिस लॉस है, ये भी आयरन के अंदर हो रहा है, और इसको रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन। ये हमने आपको चैप्टर 5 में पढ़ाया था, सॉफ्ट आयरन याद करिए। ये जो हमारा फ्रेम बना होता है, ये बना होता है सॉफ्ट आयरन, इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्वेश्चन पूछ ले वो अगर आपसे, व्हाई सॉफ्ट आयरन? बेटा बिकॉज सॉफ्ट आयरन के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, हीट प्रोड्यूस कम होगी, खत्म तो फिर भी नहीं होगी, होगी तो सही, फिर भी कम, ठीक है ना? हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस में कंफ्यूज मत कर, दोनों आयरन फ्रेम में हो रहे हैं। एडी करंट लॉस फ्लक्स चेंज की वजह से होता है, हिस्टेरेसिस लॉस मटेरियल के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की वजह से। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, इसको कम करने के लिए लैमिनेशन करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन का मटेरियल यूज करते हैं। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, जिसका ये फ्रेम बना हुआ है, दिस मटेरियल इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों है ये? इससे हिस्टेरेसिस लॉस कम, और इसमें आप देखेंगे स्लिट्स कट करी हुई हैं, लैमिनेशन करा हुआ है, वो एडी करंट को कम कर, ठीक है? तो ये वाला आप लर्न करिए प्लीज। अच्छा, फिफ्थ, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। देखो, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ये भी लर्न करने का है। कुछ एनर्जी का लॉस होता है साउंड की फॉर्म में, जो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, जब वो वर्क करते हैं तो कुछ एनर्जी लूज होती है साउंड की फॉर्म। अगर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर आपके आसपास होगा तो आपको लगेगा उसमें से एक हल्की सी आवाज आ रही, तो ये कुछ एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ साउंड। इस इफेक्ट को नाम देते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इस वजह से भी कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में लूज, इसमें भी हमें डिटेल में नहीं जाना है, ये आपको याद। तो ये 5 एनर्जी लॉस हो, कॉपर लॉस, कॉपर वायर्स में, एडी करंट लॉस आयरन फ्रेम में, फ्लक्स लीकेज, उसको बचाने के लिए अच्छे वाला डिजाइन यूज करो, हिस्टेरेसिस लॉस ये भी आयरन फ्रेम में होता है, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन साउंड प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग से ही, कि कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं और उनको कैसे रिड्यूस करें। इसको लिख लीजिए प्लीज बेटा। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे करेंगे इसके बाद। देखो, इन रियलिटी a transformer can never be ideal। रियलिटी में ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं हो सकता, उसमें इतने सारे रीजंस हैं एनर्जी लॉस। और इसके अलावा, ट्रांसफॉर्मर के अलावा रियल लाइफ में और भी चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मर में तो लॉस हो ही रहा है, उसके अलावा और भी रियल लाइफ में चीजें हैं, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना? चलो, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो अब जरा लिखते हैं आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है ट्रांसफॉर्मर पे, वो करते हैं 10 मिनट और, ठीक है? चलो लिखो, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सब बच्चे प्लीज लिखिए।
क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफॉर्मर्स आर हेल्पफुल, एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफॉर्मर्स आर हेल्पफुल in long distance power transmission, in long distance power transmission. Now please listen very carefully, interesting topic है, आपको रियल लाइफ में नॉलेज होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका घर है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, एसी चल रहा है, उसको 10 एम्पियर एटलीस्ट करंट चाहिए, फैन, लाइट और बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी वायर्स में करंट आ रहा है ना। अब ये करंट जो आपके घर में आ रहा है, ये एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आ कहां से रहा है, ये प्रोड्यूस कहां पर हुआ? आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, पिछले चैप्टर में हमने एक डिवाइस पढ़ी थी, एसी जनरेटर। विंड मिल होते हैं, विंड मिल घूमते हैं, या रिवर्स के ऊपर डैम होती है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पर एक चीज बताइए, क्या कोई दिल्ली में रिवर है जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही? दिल्ली में कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही रिवर में। दिल्ली में कोई विंड मिल्स नहीं है। तो ये जो एसी जनरेटर है, ये किसी और स्टेट में होंगे, कहीं दूर से यहाँ एसी जनरेटर लगे होंगे, कोई पावर प्लांट होगा, हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वो भी बताया था मैंने। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में भेजी जाती है। आपने देखा होगा बाहर पोल्स पे बिजली के तार आ रहे होते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर का उनका कवर होता है, या ब्लू कलर के भी होते हैं, बहुत मोटा तार होता है, वो आपके घर तक आता है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है उसमें आके जुड़ता है, और फिर वहां से वो अलग अलग रूट्स में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वायर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घर आ रही है दिल्ली मान लीजिए, और ये किसी और स्टेट में प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी, काफी दूर किसी स्टेट में कहीं कोई डैम होगी, लेट अस से हिमाचल में, वहां प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब वहां से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबे ये वायर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर लंबे वायर है, और ये वायर में भी तो कुछ रेजिस्टेंस है। इस वायर में भी तो जब करंट आएगा कुछ कोलिजन होंगे, टकराएंगे वो बीच बीच में। और ये वायर कॉपर के भी, हालांकि ये कॉपर के नहीं होते, कॉपर बहुत महंगा होता है, ये वायर्स कॉपर के नहीं बनाते। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के वायर्स होते हैं, ये कॉपर के नहीं होते। कॉपर इज वेरी कॉस्टली, इतने लंबे लंबे मोटे कॉपर के वायर में तो फिर खत्म ही हो जाएगा केस। दे आर ऑफ मेड ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हल्का भी होता है, एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है। तो ये जो वायर्स हैं दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ध्यान दो प्लीज। अगर मैं कॉपर भी यूज करूं, चलो कॉपर भी यूज करूं, कॉपर विल आल्सो हैव सम रेजिस्टेंस, कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। अब लेट अस से, सोचो आप हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक एक वायर आ रहा है, इतना लंबा डिस्टेंस, कुछ तो रेजिस्टेंस होगी उसमें, अच्छी खासी रेजिस्टेंस होगी उसमें, तो कितना लंबा वायर है, मोटा भी है बट इट विल हैव सम रेजिस्टेंस। लेट अस से इसकी रेजिस्टेंस 100 हो, ठीक है ना, 100 हो। अब ये बताओ, अब ये बताओ, ये करंट आ रहा है जो, मान लेते हैं कितना करंट आ रहा हो, मान लेते हैं एक ही घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर, मान लेते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही घर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो कितना करंट चाहिए होगा अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 50 एम्पियर तो चाहिए होगा एक घर को ही। आप ये सोचो, एक एसी को चलने के लिए ही, आपके घर में एक स्प्लिट एसी लगा हुआ है, इसको चलने के लिए ही अराउंड 10 एम्पियर करंट चाहिए। तो इस घर में 3 एसी चल रहे, तो 30 एम्पियर वो हो गया, कुछ लाइट कुछ फैन टीवी कुछ चल रहा है, तो टोटल करंट जो इस एक घर को ही चाहिए, मैं तो एक घर का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक घर का। तो जब ये 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश से वायर्स में फ्लो करते हुए आएगा, तो कितने सारे कोलिजन होंगे? अगर मैं पावर लॉस का फॉर्मूला लगाऊं, पावर लॉस का आई स्क्वायर आर,
क्योंकि करंट मुझे पता है 50 एम्पियर, करंट मुझे पता है इट इज 50 एम्पियर। कितना आ जाए 50 का स्क्वायर 2500 देखो कितना हो गया 250 इंटू 10 की पावर 3 वॉट, यानी 250 किलोवाट। सोचिए कितना एनर्जी तो इन वायर्स में हीट की फॉर्म में ही उड़ जाएगी। किसी काम आ रही है ये हीट, मेरे बाहर बिजली के तार जा रहे हैं, बाहर बिजली के तार जा रहे हैं, उनमें हीट निकल रही है। क्या ये हीट आपके किसी काम आ रही है? ये हीट आपके किसी काम नहीं आ रही, ये वेस्टेज हो रही है, दिस इज कंप्लीट वेस्टेज। और कौन पैसा देगा इसका? कौन पैसा देगा? आप थोड़ी ना दोगे, आप कहोगे मेरे घर में थोड़ा ना हो रहा है ये, मैं क्यों इसकी पेमेंट करूं? आप कहोगे मैं तो मेरे घर में जो यूज हो रहा है मैं उसकी पेमेंट करूंगा, मैं क्यों दूं इसके पैसे? तो कौन देगा इसमें जो इतनी 250 किलो वॉट मीन्स 250 किलो जूल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 250 किलो जूल की हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो तो सिर्फ एक घर में इलेक्ट्रिसिटी भेज, सोचिए दिल्ली में कितने सारे घर हैं, अगर सब में इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं तो कितना एनर्जी का वेस्टेज हो। अब इसको कैसे रिड्यूस करा जा सकता है? इसको रिड्यूस करने का तरीका होता है जिस तरीके के लिए ही ट्रांसफॉर्मर बनाए गए। ट्रांसफॉर्मर में अगर मैं क्या इंश्योर करूं, किसी तरीके से इसमें करंट कम करूं। इन वायर्स में अगर करंट कम जाएगा, सोचिए अगर इनमें करंट कम जाएगा, अगर इनमें करंट कम जाएगा, लेस करंट, यहां पे हम लॉजिक देते हैं, यहाँ इस साइड में लेस करंट मींस लेस कोलिजन्स, मींस लेस हीट लॉस। क्योंकि हीट लॉस को कम करने के लिए मैं रेजिस्टेंस तो कम कर नहीं सकता। रेजिस्टेंस तो अगर मैं कॉपर लगाऊंगा तो यार वैसे ही कहां से खरीदेंगे इतने लंबे कॉपर वायर? कॉपर तो खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो भी नहीं कर सकती अफोर्ड। तो कॉपर भी लगा लो, चलो कॉपर भी लगा लो, कॉपर कॉपर में भी 100 ओम की जगह 10 ओम तो रेजिस्टेंस उसमें भी होगी। थोड़ा कम हो जाएगा पर फिर भी काफी होगा, है ना? तरीका क्या है? हम करंट को रिड्यूस, हम करंट को अगर देखिए, हम करंट को 50 एम्पियर की जगह अगर मैं करंट को 0.5 एम्पियर, करंट को 0.5, करंट को 0.5 करते ही देखो तुम्हारा पावर लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। पर कोई कहता है यार करंट कम करने से 0.5 एम्पियर करंट अगर मैं इस वायर में भेजूंगा तो 0.5 एम्पियर अगर इस घर में आएगा तो स्प्लिट एसी तो दूर, 0.5 एम्पियर से तो आपका पंखा भी नहीं चल पाएगा सही से। इतने कम करंट से तो आपका एक फैन भी सही से नहीं चल, चलो एक चल जाएगा, मान लो दो नहीं चल, दो दो पंखे भी नहीं चलेंगे। तो क्या करोगे? मेरे को तो करंट ज्यादा चाहिए ना यार, हर डिवाइस को देना है, एसी को, फैन को, इन्वर्टर को, टीवी को। 0.5 एम्पियर से तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को तो 50 एम्पियर ही चाहिए। मेरे को तो 0.5 एम्पियर का तो फायदा ही नहीं है। अब देखिए, देखिए जरा यूजफुलनेस, यहाँ पे एसी जनरेटर ने प्रोड्यूस करा कितने वोल्ट? 220 वोल्ट। मान लो करंट कितना था? 50 एम्पियर। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, सारा एसेंस है ये ट्रांसफार्मर का रियल लाइफ में। और बहुत जगह अब आप लोग, अब आज की क्लास के बाद, आज के बाद तुम देखोगे तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें रियलाइज होगा ये सिस्टम कैसे बना, कैसे ये सिस्टम बनाया जाता है। प्लीज ध्यान दीजिए, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी गई होगी वहां पर वोल्टेज है 220 वोल्ट, करंट है 50 एम्पियर, पर करंट 50 एम्पियर इन वायर में नहीं भेज, हालांकि मुझे 50 एम्पियर चाहिए पर 50 एम्पियर इसमें नहीं भेजे क्योंकि बहुत नुकसान होता है। फिर क्या करेंगे? फिर यहां पर लगेगा एक स्टेप अप ट्रांसफर, यहां पर हम कनेक्ट करेंगे एक स्टेप अप ट्रांसफर। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? ये मान लीजिए, मान लीजिए
ये वोल्टेज को 100 टाइम्स बढ़ा, इसका के जो है मान लेते हैं 100। तो ये 220 वोल्ट को क्या कर देगा, 22,000। इसने वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा दिया। देखो, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ विंडमिल लगे हुए थे, यहाँ डैम थी, उन्होंने जो वोल्टेज प्रोड्यूस करी थी 220 वोल्ट, और करंट था मान लो 50 एम्पियर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अब मैंने आपको बताया था अप जो है वो वोल्टेज को बढ़ाता है, और वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट कम। तो उसने वोल्टेज बढ़ा दी 100 गुना, मान लीजिए करंट को कम कर दिया 100। मान लेते हैं सेम फैक्टर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान लो आसानी के। तो करंट 100 गुना कम हो गया, जरा बताएं, बताइए प्लीज। 50 एम्पियर था, अगर 100 टाइम्स कम हो गया कितना हो जाएगा, करंट हो गया 0.5। अब इसको जाने, अब बताइए इन वायर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 है। पर करंट कम करने के लिए वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा दिया गया है, तो दीज आर हाई वोल्टेज। इस वायर में वोल्टेज कितनी है, इट इज वेरी हाई वोल्टेज, इट इज वेरी हाई वोल्ट, 22,000 वोल्ट है। ये बहुत डेंजरस वायर्स है, इनमें वोल्टेज कितनी है, 22,000 वोल्ट। कोई कहते हैं क्यों इतनी इतनी हाई क्यों कर दी, इतना डेंजरस है हमारे लिए। क्योंकि वोल्टेज को मैं जितने टाइम्स बढ़ाऊंगा करंट उतने टाइम्स कम हो जाएगा, और मेरे को करंट कम करना। हम वोल्टेज को तो आजकल 200 टाइम्स बढ़ाते हैं, 44,000 तक ले जाते हैं, कई जगह तो इसको 88,000 वोल्ट तक ले जाया जाता है, बहुत डेंजरस होता है वो। और क्यों करते हैं, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतना कम हो जाएगा, और करंट के कम होने से वायर्स में लेस कोलिजन्स, लेस कोलिजन मीन लेस हीट लॉस, लेस कोलिजन माने तो लेस हीट लॉस। अब देखो, अब जरा देखो, अब इस वायर में करंट कितना है, 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। तो अब पावर लॉस कितना है, अब पावर लॉस यहां निकाल। थोड़ा सा आई नो आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, अभी क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। कोई ऐसा आज तक डाउट बचा नहीं है ना जो आप लोगों का डाउट रह गया हो, क्लियर करें, डोंट वरी। अब पावर लॉस कितना आएगा, I²R, आई है 0.5, 0.5 का स्क्वायर इंटू 25। ये देखो, पहले से कंपेयर करो बेटा, पहले जो पावर लॉस हो रहा था 250 किलो वॉट, 250,000 वॉट, और अब सिर्फ पावर लॉस हो रहा है 25। एक सिंपल लॉजिक सोचो, फॉरगेट अबाउट एनी फॉर्मूला, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, जस्ट थिंक, कम करंट यानी कम कोलिशन, कम कोलिशन यानी कम, सिंपल सी बात। तो इन वायर्स में मैं नहीं चाहता बहुत हाई करंट हो, तो मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को मैं जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा करंट उतना कम हो जाए। अच्छा, अब कोई कहता है अरे फिर घर वाले का क्या होगा, ये तो दो पंखे भी नहीं चला पाएगा, इस बेचारे को 0.5 एम्पियर करंट मिलेगा तो दो पंखे भी नहीं चलेंगे इसके घर में, तो फायदा क्या हुआ। यहाँ घर के पास, सुनो ये इंपॉर्टेंट चीज है, घर के पास देखना, अपने घर के पास मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, बताएंगे कहाँ मिलेगा। घर के पास ये वायर सीधा आपके घर में नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपके घर के पास आसपास कहीं पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, किसी लोकेलिटी में या किसी ब्लॉक में पीछे ग्रिल लगा के, बड़ा सा, जितना बड़ा एक ट्रक होता है उतना बड़ा होगा ये ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, आपकी लोकेलिटी में आपके ब्लॉक में कहीं ना कहीं ये बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होगा, इसके चारों तरफ
ग्रिल लगी हुई होगी जिससे कोई आसपास ना जा सके, और उस पर डेंजर का साइन बना हुआ हो। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उल्टा काम कर, यहां मैंने वोल्टेज को 220 वोल्ट से बढ़ाया था तो करंट कम हो गया, ये उल्टा। ये वोल्टेज को वापस 22,000 वोल्ट से वापस 220 वोल्ट पे ले, है ना। वोल्टेज बढ़ाई थी, अब इसने वापस कम, तो वोल्टेज कम हो गई तो करंट बढ़ जाएगा वापस। करंट हो गया 50 एम्प। तो ये देखिए, इस एंड पे मैंने वोल्टेज को स्टेप अप करा था, इस एंड पे वोल्टेज को स्टेप डाउन। यहां वोल्टेज बढ़ाई गई थी, यहां वोल्टेज कम कर। कोई कहता है फायदा, फायदा रास्ते में देखो, रास्ते में फायदा देखो। वोल्टेज बढ़ाने से, यहां आपने वोल्टेज बढ़ाई थी तो करंट कम हो गया, रास्ते में तो करंट कम रहा ना। मेरे को रास्ते का ध्यान रखना। यहां आके स्टेप डाउन कर, वोल्टेज कम कर दो वापस उतनी, करंट वापस उतना हो जाएगा। और फिर अब यहां से घरों में आगे सप्लाई। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, आपके घर में एक बिजली का मीटर होगा, उसमें देखिएगा एक ब्लू कलर का मोटा सा तार आके जुड़ रहा है। ये आपके घर में मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें एक तार आके जुड़ रहा है। उसको देखना कहाँ से आ रहा है, पोल्स पे से आ रहा है, उसको फॉलो करना, दूर रहना पर फॉलो करना, और देखना वो कहाँ से आ रहा है। दैट विल लीड यू टू अ ट्रांसफॉर्म। दूर रहिएगा काफी, ठीक है ना प्लीज। तो दैट विल लीड यू टू अ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पे डेंजर साइन बना होगा, उस पे लिखा होगा पास नाम है, ठीक है ना। पर उस पे आपको उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई मिलेगी, उस पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई मिलेगी कि ये कितनी वोल्टेज आ रही है, उसको स्टेप डाउन करके कितनी वोल्टेज पे कर रहा है, सारा डिटेल उस पे लिखा हुआ। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कोई छोटा सा नहीं होता, कहीं छुपा हुआ है, इतना सा है। दिस विल बी एज बिग एज अ कार और इवन बिगर। तो यू कैन फाइंड आउट आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर आ रहा है उसको बैक ट्रेस करो, देखो कहां से आ रहा है वो, तो दैट विल लीड यू टू अ ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में ये जो तार है, ये फिर दूर से कहीं पावर प्लांट से आता है। तो देखिए, हमारा सारा प्रॉब्लम रास्ते का था, हमारा सारा प्रॉब्लम था रास्ते का। रास्ते में एल्यूमिनियम वायर यूज, आपके घर के बाहर अंदर तो कॉपर वायर है, वहां इतना नुकसान नहीं है। पर वो तो छोटे छोटे वायर है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, घर में कौन सा तुम्हारे 1 किलोमीटर का वायर। ये वायर बहुत, मेन एनर्जी लॉस इस वायर में, और इस वायर में जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए करंट कम करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और करंट कम तो कर दूं पर परमानेंटली कम नहीं करना, यहां पे जाके फिर वापस करना। तो यहां आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया, अभी मत लिखो, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे या बुक में से देख के लिख लेना। तो जरा समराइज कर रहे हैं, देखिए। ये आपका पावर प्लांट है, मान लो ये डैम है, कोई रिवर है, या यहाँ विंड मिल लगा हुआ है। यहाँ प्रोड्यूस हुआ है 220 वोल्ट, 50 एमपी। इसको पहले स्टेप अप कर दिया, स्टेप अप, स्टेप अप कर लिया, यानी वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया 22,000, 100 गुना बढ़ा दिया, तो करंट 100 गुना कम। अब ये वायर्स में फ्लो, अब ये वायर्स में फ्लो, और यहां आकर इसको स्टेप डाउन कर लेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे। यहां पे आपने इसको बढ़ाया था, है ना, और इसको कम कर लेंगे, ठीक है ना, इसको कम कर लेंगे यहाँ पे, तो वापस आपको 220 वोल्ट मिल जाएगा, 50 एम्पियर।
अब ये ट्रांसफॉर्मर्स इतने बड़े बड़े बहुत महंगे होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फिर भी लगाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं लगाएगी तो एक सेकंड में 250 किलो जूल का नुकसान होगा। पूरे दिन में सोचो कितना नुकसान हो जाएगा, 2 दिन में इतना नुकसान हो जाएगा उसका। इससे अच्छा वो महंगे महंगे ट्रांसफॉर्मर ही लगा दे, तो उससे फायदा बहुत ज्यादा। अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ लॉट ऑफ पावर इज वेस्टेड अगर मैं ये तरीका ना लगाऊं। मैं अगर इसको नॉर्मल ट्रांसमिट करूं तो इतना नुकसान तो एक ही दिन में हो जाएगा कि वो कंपनी खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो उसको बचाने के लिए, करंट को रास्ते में कम करने के लिए यहाँ स्टेप अप और यहाँ स्टेप डाउन लगा। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड। और एक और चीज समझो, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है पावर लॉस का हम यहाँ पे ये वाला रिजल्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, वी स्क्वायर बाय, बेटा वी स्क्वायर बाय आर, चलो सिंपल टर्म्स में बताते हैं। वी स्क्वायर बाय आर तब होता है जब वी सेम रहे। कि अगर मैं मान के चलूं ये जो बीच बीच में जो पोल्स हैं, पोल्स पे वायर आ, ये सारे वायर्स एक के साथ एक सीरीज में, एक के आगे। और क्या चीज है जो इन सब में सेम रहेगी, क्या चीज है जो इन सब में सेम रहेगी? ये जो वायर्स वहां से एक के आगे एक आ रहे हैं, इनमें करंट सेम है, क्योंकि ये सब सीरीज में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं। करंट इसमें 0.5 है तो इसमें भी 0.5 है, इसमें भी 0.5 है। तो मैं पावर लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर आई स्क्वायर आर यूज करूंगा। आई कैनॉट यूज वी स्क्वायर बाय आर, दीज वायर्स आर नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई स्क्वायर आर इज द फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा। आर मैं रिड्यूस नहीं कर सकता, मेरे को आई रिड्यूस करना है। दिस इज द ओनली मेथड। ठीक है ना? इस पे बेस बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको मैं बता रहा हूं, अभी आज साथ साथ करेंगे। चैप्टर इज कंप्लीट, चैप्टर का एक पार्ट बचा था, आज वो भी करा दिया। ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी साथ साथ कर लेना तुम लोग, कल उसको चेक करेंगे। पेज 233 पे, थोड़ा मुश्किल लगेगा बट विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन 8। ठीक है? एंड प्लीज कंप्लीट चैप्टर 7 होमवर्क और इसको सबमिट करिए नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चा आ रहा है नेक्स्ट क्लास में, प्लीज अपना होमवर्क लेकर आओ फॉर सबमिशन। सॉल्व एग्जांपल्स, प्रैक्टिस असाइनमेंट और exercise। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में एक दो डाउट देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर।